अगले लेक्चर में बीमी विश्लेषण और प्रतिशत त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि के बारे में बताया जा चुका है। त्रुटियों का संयोजन भी बता चुके हैं, योग में अंतर भी, गुणा और भाग में। प्रतिशत त्रुटि निकालने का ढंग भी बताया जा चुका है। अब बताना है आपको सार्थक अंक। तो किसी भौतिक राशि को आप नापते हैं किसी यंत्र द्वारा, तो जितना यंत्र का अल्पतमांक होता है उतने के बराबर उसमें त्रुटि होती है। अर्थात जो अंतिम अंक होता है मापन में वो 100% करेक्ट नहीं होता, वो अनिश्चित अंक होता है। जैसे कि छड़ की लंबाई आप नापें, चार 4.3 सेंटीमीटर। आपको बताया थे कि 4.3 से कुछ ज़्यादा है तब भी 4.3 पढ़ लेंगे, नहीं 4.4 से कम है तब भी 4.3 पढ़ सकते हैं, और 4.2 से कुछ ज़्यादा है तब भी 4.3 पढ़ सकते हैं। ये दूसरा अंक अनिश्चित हो गया। यहाँ मीटर स्केल का अल्पतमांक 0.1 है, इसलिए 0.3 अनिश्चित अंक हो गया और 4 विश्वसनीय अंक हो गया। तो एक विश्वसनीय अंक या विश्वसनीय अंक और ये संदिग्ध अंक हो गया। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? सार्थक अंक बनता है। ये हो गया 4.3 में सार्थक अंक 2। यदि इसको बर्नर कैलिपर से नापते तो 4.37 सेंटीमीटर पड़ते हैं। मान लीजिए ये 7 अनिश्चित अंक हो गया और ये 2 विश्वसनीय अंक हो गए। तो एक अंतिम अनिश्चित अंक और शेष विश्वसनीय अंक से मिलकर सार्थक अंक बन गया। तो हमने नोट इसका भेज दिया था, उसको पढ़ लेते हैं, मिला लिया काफी से। किसी भौतिक राशि के मापन में वे अंक जिनके बारे में हम सुनिश्चित होते हैं और अंतिम अनिश्चित अंक से मिलकर सार्थक अंक बनता है। उदाहरण इन्होंने दिया है 4.37 सेंटीमीटर है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 हो गई, तो सार्थक अंक संख्या 3 हो गई। सार्थक अंकों की विशेषताएं क्या है? सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है तो सार्थक अंक 2 हो गया। अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है तो सार्थक अंक 2 हो गया, तो 3 हो गया। और यदि सुबह से नापे होते तो उसका अल्पतमांक 0.001 होता है। ऐसी स्थिति में इस रुपये से नापने पर आता 4.375 सेंटीमीटर, तो सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि यह अंक अनिश्चित है, कम विश्वसनीय है, और ये 3 अंक ज्यादा विश्वसनीय है। तो ये 3 विश्वसनीय अंक और एक अनिश्चित अंक से मिलकर सार्थक अंक बनता है। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 4.37 सेंटीमीटर है, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि इसको मिलीमीटर में नापते तो लिखते आप 43.7 मिलीमीटर, तभी सार्थक अंक 2 हो गया। अर्थात मात्रक बदल देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती। आप ऐसे 4.37 × 10⁻² मीटर, यहाँ भी सार्थक अंकों की संख्या 3 या इसको लिख सकते थे 0.0437 मीटर। तो दशमलव बिंदु की स्थिति के बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। किसी मापक यंत्र का किसी माप में सार्थक अंक जितने ही अधिक होंगे, पाठ उतना ही अधिक शुद्ध होगा। जैसे 4.3 से 4.37 ज़्यादा शुद्ध है,
तो सार्थक अंक जितने ही ज़्यादा होंगे, पाठ उतना ही शुद्ध होगा और प्रतिशत त्रुटि भी उतनी ही कम। सार्थक अंकों की गिनने का नियम, सभी अंक जो शून्य नहीं हैं सार्थक अंक होते हैं, और इनकी दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहला नियम था जैसे 4925 है कि सभी अंक सार्थक अंक है, यदि कोई दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति से सार्थक अंकों की संख्या अप्रभावित रहती है। 4925 लिखे, 49.25 लिखे, 4.925 लिखे तो सार्थक अंकों की संख्या 4 है। सभी शून्य जो दो अंकों के बीच में होते हैं सार्थक अंक कहे जाते हैं। चाहे कहीं भी हो, हाँ, लेकिन दो अंकों के बीच में अब बाहर हो तो बाद में शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अर्थात यदि कोई दशमलव बिंदु न हो या दशमलव बिंदु न हो तो लास्ट के शून्य सार्थक अंक कितने भी जीरो बढ़ा दीजिए सार्थक अंक 3 ही रहेंगे, बशर्ते कि कोई दशमलव बिंदु न हो। और ये दशमलव बिंदु है तो दशमलव बिंदु के ठीक बाद में ठीक दाईं ओर सार्थक अंक नहीं होता। जैसे यहाँ पर दशमलव बिंदु के दाईं ओर का शून्य सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन दशमलव बिंदु के बाद के शून्य सार्थक अंक होता है। दशमलव बिंदु के ठीक बाद वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन दशमलव बिंदु के लास्ट में शून्य है तो सार्थक अंक होगा। या ये दोनों शून्य सार्थक अंक है, ये शून्य सार्थक अंक है और ये दशमलव बिंदु के बाद दो पूर्णांकों के बीच कोई शून्य है तो सार्थक अंक होगा। यही सार्थक अंक के नियम है। तो इसको पढ़ लीजिए। लास्ट में हमने 5 सवाल दिया है, आपके जो हमने नोट भेजा है उसमें लास्ट में 5 सवाल दिया है। हम तरीका बता रहे हैं। दिया है कि धातु के एक आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। अच्छा, और ना लीजिए अंकों का पूर्णांकन गणना द्वारा प्राप्त फलों में निरर्थक अंकों का पूर्णांकन। निरर्थक अंकों का पूर्णांकन कैसे करें? जैसे मान लीजिए आप प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करते समय किसी छड़ की लंबाई आप कई बार नापते हैं। अब 2 बार ही नापना है, 4.5 नापा और दूसरा नापा 4.6। कहीं औसत लंबाई बताइए, इसका औसत निकालिए। 6 5 11, 4 4 8 और 9, 9.1। इसका औसत करेंगे तो 9 देंगे, 2 से भाग लीजिए, 2 के 8, 2 5 10, 2 5 10। आपने नापा है भौतिक का याद किया दशमों के 1 अंक, यहाँ आ गया दशमों का 2, ये निरर्थक। इसका पूर्णांकन करना पड़ेगा दशमों के 1। तो मान लीजिए तो कैसे करेंगे? अंतिम अंक जो होगा, यदि अंतिम अंक 5 से बड़ा है, ऐसे 5 6 है, इसमें 1 की वृद्धि करें। यदि अंतिम अंक 5 से बड़ा है तो लंबाई लिखेंगे 4.6 सेंटीमीटर। यदि अंतिम अंक 5 से छोटा है तो उसको छोड़ दीजिए।
और ये अंतिम अंक 5 है और उसके पहले कोई विषम संख्या है, एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 4.6। और अंतिम अंक कोई सम संख्या है तो उसको वैसे ही छोड़। तो पूर्णांकन करते समय यदि अंतिम अंक 5 से बड़ा है तो उसके ठीक पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि करनी है। 5 से छोटा है तो उसे छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसका कोई नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ये अंतिम अंक ठीक 5 हो तो उसके पहले कोई विषम संख्या है, 1 बढ़ा देंगे, सम संख्या है तो यही क्रिया जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग भी की। तो प्रश्न दिए थे धातु के एक आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई लंबाई L 4.234, ये लंबाई हो गई। चौड़ाई B बराबर 1.005 और मोटाई बराबर 2.01 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चलिए आयतन ही निकालिए, क्षेत्रफल छोड़िए। इसका आयतन कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, आयतन हो जाएगा। आयतन भी बराबर 4.234 गुणे 1.005 गुणे 2.01, कुछ मान आएगा। अब जो मान आए उसका पूर्णांकन कीजिए। पूर्णांकन कहाँ तक करते हैं? जिस भौतिक ज्ञात में सार्थक अंक सबसे कम, तो पूर्णांक करेंगे दशमलव के 2 अंकों तक, और पूर्णांकन की विधि वही रहेगी। पूर्णांकन करने की विधि क्या रहेगी? वही रहेगी। कौन सी? 5 से बड़ा होगा तो 1 बढ़ा देंगे, 5 से छोटा होगा तो छोड़ देंगे। 5 है, 5 के पहले विषम संख्या है तो 1 बढ़ा देंगे, सम संख्या है तो छोड़ देंगे। तो ये गुणा भाग आप खुद करेंगे। पंसारी द्वारा नापे गए, उदाहरण का सवाल होगा हमारी समझ से, और एनसीईआरटी किताब में ये सवाल है। पंसारी की त्वरा द्वारा नापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.300 ग्राम है। सोने के 2 टुकड़े, सोने के प्रथम टुकड़े का द्रव्यमान बराबर 20.15 ग्राम, बराबर ये टुकड़े का द्रव्यमान है, बक्से का द्रव्यमान है किलोग्राम में, 20.015 ग्राम। दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान बराबर दिया है 20.7 ग्राम, 20.7 ग्राम। इसको लिखेंगे 20.15 और 10⁻³ किलोग्राम, 20.7 गुणे 10⁻³ किलोग्राम। ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। तो क्या कुल द्रव्यमान बताओ? डिब्बे का कुल कितना द्रव्यमान है
यानी इस डिब्बे में दोनों गुटकों को डाल दिए तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया। कुल द्रव्यमान m बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए। कितना आया, गलत मत जोड़ना। ये 5 रह गया, 7 और 1 8 हो गया। कितना है जी, 2.3485 इतना किलोग्राम आ गया। अब आप दशमलव के 2 अंक तक ही आपके सार्थक अंक हैं। देखिए 20.15 यहाँ है और 20.7 यहाँ है, 1 अंक तक ही है तो कितना लिखेंगे, ये 5 है 8 है, अपरिवर्तित रहेगा। 8 है, इस 4 में 5 हो गया तो ये हो जाएगा 2.4 किलोग्राम। सार्थक अंकों तक कितना आ गया, 2.4 किलोग्राम या 2.348 किलोग्राम। दो 348 किलोग्राम हुआ तो ये 4 छोड़ ही देंगे। एक प्रयोग में कांच का अपवर्तनांक एक 1.53 1.54 1.53 हाँ n बराबर 1.54 धन 1.53 1.44 1.54 1.56 धन 1.45 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नापा गया है। अपवर्तनांक का मध्यमान बताइए। छः से भाग दिया, देखो कितना आता है। कुछ आएगा ना, नहीं आएगा, देखिए कितना आता है। ठीक है, हाँ ठीक है ना, अंदाजे में मार दिए हैं 1.51। प्रत्येक माप में निरपेक्ष त्रुटि, प्रत्येक माप में निरपेक्ष त्रुटि
निरपेक्ष त्रुटि का होता है मतलब प्रमाणिक मान, डिफरेंस प्रेक्षित मान। यदि प्रमाणिक मान नहीं मालूम है तो इसी को प्रमाणिक मान लेंगे। 1.51 डिफरेंस 1.54। एक 1.51 डिफरेंस 1.53। 1.51 डिफरेंस 1.44। 1.51 डिफरेंस 1.56। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5-4। 1.51 डिफरेंस 1.56। 1.51 डिफरेंस 1.45। घटा लीजिए। 0.03 0.02 0.07 0.03 0.05 0.06। ये प्रत्येक पार्टी निरपेक्ष त्रुटि हो गई। औसत त्रुटि बताइए। बट अच्छा हैं, कितना आया? कितना आया? अरे 3 2 5 5 7 12 12 3 15 15 5 20 और 6 21 2 1/6 18 18 हो गया। 3 बज गए, 6 बजे 30। हाँ 0.26 आएगा ना। 0.26 आएगा। 3 2 5 7 12 3 15 15 6 21 21 और 5 26। हाँ कितना हो गया? 0.46 0.46 0.05 10 के 2 अंकों तक। हाँ अरे 4 से 24 20 हो गया। हाँ 3 14.04 10 के 2 अंकों तक 10.04 हुआ। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर 10.04 बटा 1.51 गुणे 100। मिटा दें। एक भौतिक राशि P बराबर A³ बटा √C/D द्वारा नापी जाती है। A के मापन में त्रुटि 1%, B के मापन में त्रुटि 3%, C के मापन में त्रुटि 4% और D के मापन में त्रुटि 5% है। A के मापन में त्रुटि कितनी है? 1%, B के मापन में त्रुटि 3%, C के मापन में त्रुटि 4% और D के मापन में त्रुटि 5%। आपको एक सूत्र बताए थे
वाई बराबर ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन अपॉन सी पावर पी। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई गुणे 100 एम डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100 प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी गुणे 100 प्लस पी डेल्टा सी अपॉन सी गुणे 100। यहाँ सी पर 1/2 पावर है। ए पर 3 पावर है तो 3 डेल्टा ए पानी गुणे 100 हो गया। बी पर 2 पावर है तो 2 डेल्टा बी गुणे 100 हो गया। सी पर 1/2 पावर है प्लस डेल्टा डी पर डी गुणे 100। तीन गुणे 1% धन 2 गुणे 3% धन 1/2 गुणे 4% धन 5%। ये हो जाएगा 3 गुणे 6 2 8 5 13%। यदि P का मान कितना है 10.363 हो, हाँ कहाँ 16 जाएगा? 3 6 3 9 9 2 11 5 16%। हाँ चलिए 16% हुआ। तो ये 1% है, नहीं देखिए इसका मान दिया है 1%, तो ठीक है इसका मान दिया है 3%, ठीक है ये मान दिया है 4% और इसका मान दिया है 5%। तो 3 6 3 9 2 11 5 16%। अब फिर क्या कह रहा है कि पी का मान 3.763 हो तो इस परिमाण को किस मान तक निकटन करेंगे, किस मान तक निकटन करेंगे, यानी P के मापन में कितनी त्रुटि है। तो डेल्टा P अपॉन P गुणे 100 बाबा कितना 16%। P का मान कितना है? P का मान है 3.703। कितना हो गया? गुणा भाग कीजिए। 1648 को 8 और 4 1600 के 64 और 8 68 और अरे 16 के 96 लीजिए। 1648 को 4 16 के 96 और 4 100 और 16 से 112 और 100 112 और 10 122 2 और 1648 और 2 50 3 अंक पर 10 लग जाएगा बटा 100 बराबर 10.5। यही नहीं हुआ तो त्रुटि आ गई 10.5 और यह 3.7 3.763 3 5 से छोटा इसको छोड़ दीजिए, ये 6 बचा, 6 5 से बड़ा है कि 3.8 हो गया। P का निकटन बराबर 3.8, इसलिए P का मान बराबर
3.8 प्लस माइनस 0.5। हाँ क्या हो गया? 0.6 कैसे? देखो 16 से आता है उसका नंबर 4 और 16 छके 96 और 4 100 होगा और 16 सत्ते 112 और 100 122 हुआ, 2 हो गया और 16 तिया हाँ 6 हो गया। प्लस माइनस 0.6 हो गया ना। बाकी दिया एक ठोस के घन सेंटीमीटर में परमाणुओं की संख्या बताओ। परमाणु का व्यास हो गया 10³ घन मीटर। इसको अपने से लगाइएगा फिर कर बंद करा।